नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। गोंडा के कंपोजिट विद्यालय कपूरपुर में फहराया गया है उल्टा तिरंगा। झंडा उल्टा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज। गोरखपुर से फतेहपुर आए युवक की ट्रेन की टक्कर से हुई है मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। सूचना से मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के लालगंज के अधिवक्ताओं ने पुलिस उत्पीड़न पर गरजे। प्रशासन के खिलाफ जमकर वकीलों ने तहसील और आउटलाइन कोर्ट में न्यायिक कामकाज का भी बहिष्कार किया। मिर्जापुर में चोरी और टप्पेबाजी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुठभेड़ के बाद गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 6 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख से अधिक रुपए और अवैध हथियार बरामद। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी नेता उमेश पांडे के बेटे की हत्या का मामला। परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार करने से किया था मना। सीएम योगी ने हत्या के मामले का लिया संज्ञान। जल्द ही बीजेपी नेता के यहां आ सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाने वाले छात्रों को किया गया निलंबित। पूरे मामले की जांच के लिए बनाई गई है 3 सदस्यीय कमेटी। आगरा में मलपुरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या की वारदात का किया खुलासा। हादसा दिखाने के लिए नाले में गिरा दी थी कार। 8 जनवरी को कार में मिली थी लाश। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार और एसीपी राजीव सिरोही ने जानकारी दी। फिरोजाबाद में जगह जगह स्कूलों में दिखाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रोग्राम। वर्ड 85 स्कूल में भी परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। हरदोई में दबंगों की पिटाई से घायल युवक की मौत का मामला। इलाज के दौरान पिटाई से घायल युवक ने तोड़ा दम। खेत में जानवर चले जाने की बात से थे नाराज दबंग। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस को दी थी सूचना। लखीमपुर खीरी में जेल प्रशासन की संवेदनशीलता खत्म हुई। भाई से मुलाकात करने पहुंचे 4 साल के मासूम के गाल पर लगाए लाल रंग की मोहर। बच्चे की आंखें आंसुओं से भरी देखकर लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या में पिता पुत्र सहित 4 लोगों को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए का लगा जुर्माना। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला का पूरा मामला। गाजीपुर में लूट की 2 बाइकों के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक तमंचा, कारतूस, साथ ही मोबाइल फोन और कुछ कैश भी बरामद किया गया। फतेहपुर के चिल्ड्रंस पब्लिक स्कूल में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मौजूदगी में विद्यालयों के लगभग 2000 छात्र छात्राओं ने सुना पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरनगर के स्कूलों में बच्चों को दिए गए सफल जिंदगी और तनाव से मुक्त होने के टिप्स। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कक्षा 8 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी मौजूद रहे। हरिद्वार में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कूलों में कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हरिद्वार मेयर अनिता शर्मा और बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य विशाल गर्ग कार्यक्रम में मौजूद रहे। रोजपुर के उधम सिंह नगर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी के लाइव प्रसारण से बच्चों को दिखाया तनाव रहित रहने का मंत्र। शिक्षकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बताया सफलता की कुंजी। गोरखपुर में पीएम मोदी के 6वें सेशन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम ने छात्र छात्राओं को स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करने के दिए टिप्स। पीएम मोदी ने स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क को बताया सफलता की कुंजी। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2023 के 6ठे वार्षिक संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया गया है, जिसका यूपी के फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, बाराबंकी और हरिद्वार में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 2000 छात्र छात्राओं ने देखा और इसको सुना भी है। प्रधानमंत्री ने अपने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर एग्जाम में तनाव कम करने और अच्छे मार्क्स लाने की टिप्स भी दिए हैं।
और वहीं एएमयू के एनसीसी छात्रों ने गणतंत्र दिवस के बाद अल्लाहू अकबर भारत माता की जय के नारे लगाए। नारे लगाने के बाद विवाद इस पर बढ़ गया और इस विवाद के बाद सपा ने भी इस पर पलटवार करते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने कहा है कि बेवजह इस मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है। सपा ने कहा कि शिक्षा के निजीकरण बदहाली पर बात ना हो, इसलिए यह मुद्दा बनाया जा रहा है। देश में शिक्षा की बदहाली, निजीकरण, आरक्षण पे जिस तरह से सिलसिलेवार हमले एडमिशंस में हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट में जिस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है आरक्षण में, इस पर बात ना हो, दोबारा एएमयू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो सवाल ये कि जो बच्चे एनसीसी में जाते हैं वो देश प्रेम का जो जज्बा रखते हैं, मुल्क में जो भारत के लिए सरहदों पे जाना चाहते हैं, वो एनसीसी में जाते हैं। अगर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसमें समस्या क्या है? नारा तो उन्होंने निकलने के बाद भारत माता की जय के भी लगाए। भाई, हमारे भारत के इतिहास में अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे जब एक साथ लगे तो ब्रिटिश राज की जो चूल्हें थी वो हिल गईं। लेकिन आज अल्लाह अकबर का नारा जब भी कोई सुनता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये समस्या मुसलमानों की नहीं है, ये समस्या इस देश में हिंदुत्व फोर्सेस की है। और वे हरदोई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में मौन रहने पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से वो शांत हैं, उनके शांत होने का मतलब है कि अगर अखिलेश यादव रामचरितमानस और राम के विरोध में हैं तो उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। इन छोटे व्यक्तियों के बयानों को अगर हम लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर्जिकल स्ट्राइक पे पूरे देश ने जब मोदी जी को वोट दिया तो उसके बाद उसका प्रूफ की जरूरत क्या रह गई है? देश से बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कोई। खबर उन्नाव से है। यहां पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक उन्नाव पहुंचे हैं, जहां पर ब्रिजेश पाठक ने उन्नाव कानपुर खंड निर्वाचन क्षेत्र के हो रहे स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर यह बैठक की है। और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने शिक्षक उन्नयन गोष्ठी में शिक्षकों से संवाद भी किया है। वहीं बैठक में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मतदाताओं से अपील करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की है। और स्नातक क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद के चुनाव के प्रचार के लिए हम लोग आए हैं। बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक भाई बहन और स्नातक क्षेत्र के मतदाता भाई बहन इकट्ठा हैं। मैं सबसे अपने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अरुण पाठक जी जो स्नातक क्षेत्र से हैं और भदौरिया साहब जो हमारे शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, दोनों को जिताने के लिए अपील करने के लिए हम आए हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि इनको प्रचंड बहुमत से जिता करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें। और वहीं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान आंदोलन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 जनवरी यानी कि कल से किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दर्जनों मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत यह धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। अब मुजफ्फरनगर से होगी किसान आंदोलन की शुरुआत, ये कहना राकेश टिकैत जी का है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इन्होंने वादा किया था कि 28 जनवरी से जीआईसी मैदान में किसान आंदोलन होगा, किसानों की मांगों को लेकर बात करते हैं। सर, पहले तो आपका जनता टीवी में बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद भाई। सर, कल से शुरुआत होने जा रही है आपके आंदोलन की, क्या रूपरेखा रहेगी? देखो, आन के बैठेंगे हम यहाँ पे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। 2 दिन तो हम भी रहेंगे यहाँ पे, फिर और लोग रहेंगे, हमारे पूरा पदाधिकारी वे लोग रहेंगे। हम अपना बाहर के भी जो प्रोग्राम होंगे वे भी करते रहेंगे और सरकार को बात कर लिया, अधिकारी को तो बात कर ले। बिजली की समस्या है, ये 150 मीटर की 100 मीटर की दूरी पर अधिकारी बैठे हैं। जिला अधिकारी यहाँ से और एसएसपी यहाँ से 300 मीटर है, गन्ना विभाग यहाँ से 500 मीटर है, 1000 मीटर। तो ये बीच सेंटर है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, हाईवे नज़दीक है, बस अड्डा नज़दीक है, सब नज़दीक है। ये सेंटर पॉइंट है जीआईसी मैदान, तो यहाँ पे ही बैठेंगे अपनी बात। इसलिए जगह चुनी गई है? हाँ, इसलिए जगह चुनी। क्या समझे सर, कितना लंबा चलेगा? क्या पता भाई, जब अधिकारी बात कर लेंगे, ये क्या वो कहते हैं अधिकारी के ऊपर है, कितना लंबा चलना चाहिए। हाँ, कल आप शुरुआत करेंगे टिकैत साहब? हाँ, कल शुरुआत करेंगे। संख्या कितनी समझी जाए और कौन कौन जनपद के लोग आएंगे? नहीं, ज़्यादा जनपद के लोग नहीं आएंगे और संख्या भी उस हिसाब से नहीं रहेगी, क्योंकि जो लोग आएंगे वे रात को रुके अपना इंतजाम करके आए। कपड़ा चागा, सर्दी है, वे नॉर्मल हिसाब से, क्योंकि खाने की व्यवस्था करनी, पानी की है, ये है, साफ सफाई की है, तो ये सारी चीज़ें की व्यवस्था चाहिए, तो ज़्यादा भीड़ नहीं।
देखिए सब लगातार देश के अंदर कई माहौल क्रिएट हो रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने एक रामचरितमानस को लेकर बयान दिया और बागेश्वर धाम को लेकर एक चल रहा है। क्या ये किस तरह का है आपकी नजरों में? देश की जनता को बेवकूफ बनाने का है। देश की जनता विकास ना माने, बच्चा किताब ना मांगे, नौजवान रोजगार ना मांगे, इसमें उलझाऊ रखेंगे। ये इनसे देश नहीं चलता। देश चलता है संविधान से, देश चलता है रोजगार के, जिसके 2 रोटी खाने का बहुत होगा, देश उससे चलता है। और वहीं अंबेडकर नगर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए ओम प्रकाश राजभर ने मौर्य के बयान को राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान दिया जाता है। देखिए, जब ये नेता सत्ता में रहते हैं, जैसे अभी अगर जो यूपी के नेता का बयान है, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे, तब दोहा से कोई तकलीफ नहीं थी, रामायण से कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देख तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और जिस चौपाई, जिस दोहे, जिस ग्रंथ की चर्चा करते हैं, उसी पर माला फूल चढ़ा के अगरबत्ती। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। या ढलती उम्र या निरंतर आईवीएफ फेलियर से आप मां बनने की उम्मीद खो चुकी हैं? रूट्स आईवीएफ आशा की एक नई किरण, भरोसेमंद, किफायती व पारदर्शी। उम्मीद का दामन मत छोड़ें। आज ही कॉल करें 7056 682 001। रूट्स आईवीएफ बहादुरगढ़। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच विभाग के संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडी ने कहा है कि 26 जनवरी के अवसर पर पूरे देश में सभी धर्म मजहब के लोगों ने मिलकर तिरंगा फहराया है। राष्ट्रीय त्यौहार मनाया गया, लेकिन अलीगढ़ में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने इस मौके पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर और एक टीचर्स ने राष्ट्रीय गान गाने से मना कर देशद्रोही का काम किया है। देखिए, राष्ट्रीय पर्व के मौके पर जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने वहाँ के अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं और वहाँ पर ही दूसरे स्कूल में हसमुद्दीन नामक के एक टीचर ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया और माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करने से इनकार कर दिया और बाराबंकी में एक मदरसे में राष्ट्रीय ध्वज की जगह अपना धार्मिक झंडा लहराया है। इन सब की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसे लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते जो हुब्बुल वतनी के खिलाफ हैं। और वहीं अलाया अपार्टमेंट के जमींदोज होने के बाद एक बार फिर से अवैध निर्माण की सूची बनने लगी है। 7 जोनल के अफसरों को अवैध अपार्टमेंट्स को चिन्हित करने के आदेश दिए गए। लखनऊ में ऐसे ही अवैध निर्माण की संख्या हजारों में है। इस लिस्ट में अलाया अपार्टमेंट को बनाने वाले यजदान बिल्डर के साथ और अपार्टमेंट भी चिन्हित किए गए हैं। फिलहाल 4000 अवैध निर्माणों को नोटिस दिया जा चुका है। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच गठित की गई शासन द्वारा। उस संबंध में सारे साक्ष्य प्राधिकरण से भी मांगे गए। हम लोग जांच कमेटी को दे रहे हैं। वहाँ जो रेस्क्यू होना था वो 3 लोगों को और शेष 14 और 2 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और दुर्भाग्य से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके संबंध लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट के गिरने के बाद से अब ये लगातार जो है अवैध अपार्टमेंट्स के ऊपर जो है नज़र टेढ़ी हो रही है। धीरे धीरे एलडीए ने पूरे शहर में अवैध अपार्टमेंट्स को लेकर के जो है कार्रवाई करने की रणनीति तय कर ली है और एलडीए ने करीब जो है हर 7 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग जोन्स में लगातार जो है कार्रवाई के लिए तैयार करेगी सूची। शहर में करीब 4000 अवैध अपार्टमेंट बताए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर एकल अपार्टमेंट गृह का नक्शा पास कराया गया और उस पर अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए। इसमें एलडीए के भ्रष्ट इंजीनियरों का भी पूरा खेल है और नक्शा पास करने के लोगों का भी पूरा खेल है। अब एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक नया निर्णय लिया है
कि जो भी अपार्टमेंट्स अवैध बने हैं उनको नोटिस दी जाएगी और उन पर कार्रवाई के लिए जो है उच्च स्तरीय टीम जो है निर्णय लेगी। साथ ही जो फाइलें गायब हो जाती हैं, अक्सर जो अपार्टमेंट पकड़ा जाता है कि यहाँ अवैध था और उसके बाद उसकी फाइल नहीं मिलती है, तो अगर फाइल नहीं मिलेगी तो संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी और उस पर भी एक्शन होगा। साथ ही लोगों की मांग है कि जो भ्रष्ट इंजीनियर सब करा रहे हैं उन पर भी उनकी भी संपत्तियां जब्त की जाए, लेकिन इस मामले में इंद्रमणि त्रिपाठी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका ये कहना है कि अभी सूची बनाई जाएगी और जो भी जो है गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शिवम के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शिक्षक एमएलसी चुनाव के शिक्षक मतदाता जिला सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भरी चुनावी हुंकार और सभी से बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को भारी मतों से विजयी दिलाने की अपील भी की गई है। ऐसा है कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने कभी शिक्षक एमएलसी चुनाव नहीं लड़ाया। जो चुनाव लड़े हैं वो ग्रुप वाले लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रुप नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक ग्रुप में बढ़ गए तो फिर अध्यापक विद्यार्थियों का क्या। और वहीं फतेहपुर धर्मांतरण मामले में शूटआउट कुलपति का नाम इसमें सामने आया था और जिसके बाद शूटआउट कुलपति और आरबी लाल का एक और झाड़ फूक वो करता था, उसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शूटआउट कुलपति आरबी लाल कोरोना को दुष्ट आत्मा वो बता रहे हैं। और वायरल वीडियो में आरबी लाल कह रहे हैं कि यीशु के नाम से हम इस तूफान को, इस महामारी को डांटते हैं तो ये थम जाएगा, कोई आक्रमण ना करे, हम तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। और वहीं हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध मानसिकता वाला बताया है और कहा कि समाजवादी पार्टी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि स्वामी प्रसाद के बयान से बहुसंख्यक समाज बेहद दुखी है। समाजवादी पार्टी की सोच और उनके नेता को रामचरितमानस के बारे में कोई ज्ञान नहीं। यदि ज्ञान होता तो शायद वो ऐसी बातें नहीं करते। उसकी क्षुब्ध मानसिकता का प्रतीक है स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी को ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए जो कि एक बहुसंख्यक धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए। और वही जनवरी से कांग्रेस ने 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत ये कर दी है और इस अभियान में वो गांव से लेकर कस्बे और तहसीलों तक अभियान चलाकर जनता को वर्तमान सरकार की हकीकत बताने का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को जुमला वाली पार्टी करार दिया है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का क्या रूट है आपका? हाथ से हाथ जोड़ो का जो कार्यक्रम है वो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारी प्रभारी हैं, उनकी देखरेख में सभी प्रांतीय अध्यक्ष, एक्स एमएलए, एक्स एमपी और वर्तमान जो कमेटियां हमारी हैं जिले स्तर से लेकर और ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर चौपाल लगाएंगे। और जो भ्रष्ट सरकार है, जो भाजपा का असली नाम है बिजनेस चलाओ पार्टी, जुमलेबाज पार्टी, हमने चार्जशीट दाखिल की है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरण अभियान जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, चौपाल लगाकर तहसील स्तर पर भी, ग्राम स्तर पर भी और रात में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव जनपदों में रुक के पंचायत करेंगे। लोगों को जन जागरण करना है। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए जो अच्छे दिन का वायदा करते थे, काला धन आएगा, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। ये बात अशोक सिंह ने नहीं कही, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नहीं कही, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा है। और कितना झूठ बोला है। आश्चर्य होता है कि इस देश में 1200 किसानों की सादत हो जाए और जिम्मेदारी तय न हो। काले कानून ला दिए गए, 1 साल तक आंदोलन चला। महंगाई पर आज देश में चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? नौजवानों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने की जानकारी उन्होंने दी है। हरीश रावत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से 2024 लोकसभा चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन होगा और कांग्रेस आगे 11 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी।
और वहीं देहरादून में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ भू धसाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दरारों का आंकड़ा स्थिर हुआ है। चिन्हित किए गए दरारों वाले 863 भवनों में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। सचिव ने यह भी कहा है कि मठ में पानी का रिसाव घाट कर अभी 180 एलपीएम से 171 एलपीएम हुआ है और 250 परिवारों को अब तक विस्थापित किया जा चुका है। 324 परिवारों को अब तक 3 करोड़ 84 लाख की अंतरिम धनराशि वितरित की जा चुकी है। देखिए, अभी वैकल्पिक प्लान तो आपको ही मालूम है कि ये यही रास्ता है। हेलंग बाईपास का 2.5 साल का टाइमलाइन है, उसमें ब्रिजेस बननी है। तो बीआरओ से जब हमारी बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि ये इतने जल्दी तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम जल्दी करेंगे तो हम जितना जल्दी हो सकता बना सकते हैं। तो बाकी बचा एक ही रास्ता है जिसको कि हमको उसको रेगुलेटेड तरीके से उसी का उपयोग करना पड़ेगा हमें। तो जब अभी हमारी टेक्निकल एजेंसी बताएगी किस तरह से इसको हम चारधाम यात्रा में कोई बाधा ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। और वहीं सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 13 अखाड़ों में प्रमुख निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संतों के लिए फरमान जारी किया है। उनका कहना है कि अखाड़े के किसी भी साधु का गृहस्थ जीवन से रिश्ता ना रहे और अगर ऐसा पाया जाता है तो उन्हें अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। देखिए, ये कोर्ट के जो माननीय हमारा न्यायालय है उसके आदेश के क्रम में एक जेपी बडूनी जी द्वारा जो है वहाँ पे आवेदन किया था कोर्ट में कि इनके द्वारा कुछ धोखाधड़ी और इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया था। तो माननीय न्यायालय ने जो मनसा देवी के अध्यक्ष हमारे रविंद्र कुर जी और अन्य लोगों के खिलाफ जो है परिवाद दाखिल करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है और उसमें विवेचना प्रचलित है। अभी मेरे खिलाफ ये लोग अभी से नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ये नेपाल से लेके कहीं लोग हैं जो मेरे पीछे लगे रहते हैं। बाकी इनका रोज का काम है, इनको पैसा चाहिए। कहीं लोग ऐसे जो काम नहीं करना चाहते, मठ मंदिरों से पैसा लेके वो अपना घर चलाना चाहते। जब हम पैसा ये नहीं देंगे तब हमारा वो पीछे लगे रहते। तो अखाड़े के महामंडलेश्वर ने यह फरमान जारी किया है और जिस तरह से यह फरमान जारी किया गया उन्होंने कहा कि रिश्ता मिलने पर अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जिसका भी गृहस्थ जीवन से कोई भी संबंध रहा हो या फिर कोई भी संबंध होगा तो उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है। निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। साधु का गृहस्थ जीवन से रिश्ता नहीं होना चाहिए और रिश्ता अगर होता है तो अखाड़े से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाएगा। और उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची ये जारी कर दी गई है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदाता लिस्ट में त्रुटियों को सही करने के लिए 9 नवंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान ये चलाया गया। और संयुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं। जेंडर गैप का मतलब ये है कि सेंसस जेंडर रेशियो जैसे हमने लिखा है कि 953 है, अर्थात हमारी जो आबादी है उसमें 1000 पुरुषों पे 953 स्त्रियां हैं। इसी तरीके से इलेक्टर जेंडर रेशियो 928 है, अर्थात 1000 यदि पुरुष मतदाता हैं तो 928 जो है महिला मतदाता हैं। तो इस प्रकार 953 में से 928 घटाइए तो 25 का जेंडर गैप है। 25 का जेंडर गैप है, इस गैप को हमने पूरा करना है। और वही प्रदेश में अपराध जगत से संपत्ति अर्जित करने वालों की अब खैर नहीं है। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने कुमाऊं में ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि व्हाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से या और तरीके से जो व्हाइट कॉलर क्राइम में संपत्ति अर्जित करते हैं, या खनन व्यवसाय भी है, इसमें ड्रग्स के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं, ड्रग्स बेचकर, और या तो ब्याज देकर भी संपत्ति अर्जित करते हैं, कोई सट्टेबाजी करके। तो ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले उधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के, ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गलत रूट पर गई है राज्य रानी एक्सप्रेस। लखनऊ से बड़ी खबर है, एलजीएन स्टेशन की बजाय चारबाग स्टेशन पर यह गई है और सफर कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे आ रही त्रिवेणी 2 घंटे खड़ी रही और यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है।
गलत रूट के चलते ये सब कुछ घटना घटी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो यात्री तो सफर कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। और पीछे आ रही ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यात्री किस तरीके से परेशान हुए गलत रूट की वजह से। राजी रानी एक्सप्रेस गलत रूट पर चली गई और एलजीएन स्टेशन की बजाय चारबाग स्टेशन पर पहुंच गई और सफर जो यात्री कर रहे थे उनमें अफरा तफरी मच गई। ट्रेन संचालन के ऑपरेशन में काम आने वाला पॉइंट फेल हो गया, जिससे जो है 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें कंसोलिडेट हो गई। सबसे बड़ी बात, इस दौरान जब पॉइंट ठीक करने की नोटिस दे दी गई कि अब ट्रेनों का संचालन सामान्य कर दिया जाए, तो उस दौरान जैसे ही राज्य रानी एक्सप्रेस मेरठ से आ रही थी आलमनगर स्टेशन में निकली और उसके बाद ये ट्रेन जो है गलत रूट पर चली गई। ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन स्टेशन जाने के बजाय चारबाग स्टेशन की ओर जाने लगी। जब ड्राइवर पर गलती का एहसास हुआ तो उसने ट्रेन रोक दी और उसके बाद तुरंत जो है इस ट्रेन को उसने जो है रोक करके पैक कराया गया। इसके पीछे त्रिवेणी एक्सप्रेस आ रही थी, वो भी 2 घंटे तक खड़ी रही और जो है यात्री सब घंटों परेशान हुए। इस ट्रेन से वापस जाना था, जो झांसी इंटरसिटी बन के जाती है, वो ट्रेन भी 4 घंटे लेट हो गई। इस समय रात के 9:30 बजे हैं, चारबाग स्टेशन पर यात्रियों का तांता लगा हुआ है। घंटों इंतजार करने के बाद यात्री परेशान है, उनको अपनी गाड़ियों की सही जानकारी नहीं मिल रही है। कई अधिकारी इस समय पावर केबिन पर बैठे हुए घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि भाई 1 घंटे बाद स्थिति कुछ सामान्य हो पाएगी। कैमरामैन शिवम के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।